गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही मेरी? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलो तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल का इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी बातें हम और करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज आपको करनी है। तो आज इन बातों के बाद हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट पार्ट, विच इज डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस यूजिंग स्प्रिंग। बट बिफोर दैट अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शन। तो मैंने छोटी सी एक बात आपको बोली थी कि मेनी टू मेनी में बाय डायरेक्शनल में आप कभी कैस्केड टाइप डॉट ऑल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक एंटिटी से रिकॉर्ड डिलीट होंगे तो दूसरी से भी हो जाएंगे। यस, उसको रोकने के लिए आपको कभी कैस्केड टाइप डॉट ऑल नहीं कहना है। डिलीशन को आपको अपने लेवल पे खुद हैंडल करना है। ठीक है ना? अब सवाल आता है, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना और डिलीट करना मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल में कहां से होगा? जवाब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम ओनिंग और नॉन ओनिंग रिकॉल कर लें। मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल में ओनिंग किसको मानते हैं? आपके पास हिंट था लास्ट लेक्चर में। मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल में ओनिंग उसको मानते हैं जिसके पास जॉइंट टेबल वाला एनोटेशन अवेलेबल है। तो मेरे इस केस में कौन ओनिंग है? स्टूडेंट ओनिंग है या कोर्स ओनिंग है? बेटा राहज, वेब एप्लीकेशन में ही आएगा एपीआई और रेस्ट एपीआई। डोंट वरी, एपीआई वेब एप्लीकेशन के लिए तो बनाते हैं आप। स्प्रिंग में वेब एप्लीकेशन बनाने के दो तरीके हैं ना। एक तरीका है कि आप एक एचटीएमएल स्टाइल का कोड लिखें जो एडवांस जावा के स्टाइल से मैच करे, जिसको हम बोलते हैं एमवीसी। और दूसरा तरीका आप एपीआईज बनाएं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 10 मिनट में ये टॉपिक आपका कंफ्यूजन दूर होगा। फिलहाल इस पॉइंट पे आते हैं। वेरी गुड अभिषेक, इस समय कोर्स हमारी इनवर्स है और जो नॉन ओनिंग बोलना चाहिए इनवर्स की जगह। और स्टूडेंट हमारी ओनिंग साइड है। यस, स्टूडेंट हमारी ओनिंग साइड है, क्योंकि स्टूडेंट में कौन सा एनोटेशन दिख रहा है? स्टूडेंट में आपको दिख रहा है जॉइंट टेबल। इसका मतलब जो सारे मेजर ऑपरेशंस होंगे वो ओनिंग साइड से होंगे। यस, जो मेजर ऑपरेशंस आपके होंगे वो ओनिंग साइड से होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेनी टू मेनी बाय डायरेक्शनल में लेजी लोडिंग रिकमेंडेड है, ताकि जब आप डेटा एक्सेस करें तभी हाइबरनेट डेटाबेस से डेटा फेच करके लाए। नहीं तो आपको डेटा नहीं भी चाहिएगा तो भी वो बार बार डेटा फेच करके ले आएगा। आप स्टूडेंट की डिटेल बुलाएंगे, वो कोर्स की भी लेकर आ जाएगा, जो शायद आपको नहीं देखनी होगी। ठीक है, नाउ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, अपन बात करते हैं क्रिएट ऑपरेशंस कहां से होंगे। एज डिस्कस्ड, क्रिएट ऑपरेशंस आप पहले चाइल्ड एंटिटी को पेरेंट में ऐड कर दें, उसके बाद किसको सेव करें? उसके बाद पेरेंट को सेव करें। पेरेंट को सेव करेंगे तो चाइल्ड भी सेव हो जाएगी। ठीक है, यहां मैं एक बात और आपके दिमाग में लाना चाहूंगा कि अगर हमने स्टूडेंट और कोर्स को अलग अलग सेव कर दिया है, उसके बाद हम स्टूडेंट में कोर्स ऐड करके सेव करते हैं, तो जेपीए क्या करेगा? अगर मैंने स्टूडेंट और कोर्स को अलग अलग सेव कर दिया है, उसके बाद मैं स्टूडेंट में कोर्स को ऐड करके सेव करूंगा, तो जेपीए क्या करेगा? वापस से इंसर्ट चलाएगा स्टूडेंट और कोर्स पे? नहीं। वेरी गुड विकी, सिर्फ जॉइंट टेबल में डेटा जाकर सेव करेगा। क्लियर है? अच्छा, और अगर स्टूडेंट के साथ कोर्स को सेव करना हो तो? स्टूडेंट के साथ कोर्स सेव करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब स्टूडेंट में कोर्स ऐड करके स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेव करेंगे, साथ में कोर्स का रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा। यस, साथ में कोर्स का रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा। फिर बारी आती है रीड की। कोई टेंशन ही नहीं है, अगर बाय डायरेक्शनल है तो रीड दोनों एंड से कर लेंगे। यस, अगर बाय डायरेक्शनल है तो रीड आप दोनों एंड से कर लेंगे। स्टूडेंट से कोर्सेज के पास जा पाएंगे, कोर्सेज से स्टूडेंट के पास आ पाएंगे। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। फिर बारी आती है अपडेट ऑपरेशन की। समझिएगा, अपडेट करते वक्त अगर इंडिविजुअल डेटा अपडेट करना है जिसका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उदाहरण के तौर पे मुझे कोर्स का ड्यूरेशन अपडेट करना है। अब कोर्स का जो ड्यूरेशन है उसका स्टूडेंट से कोई वास्ता है? कोई रिलेशन है? नहीं है। तो वो अकेले कोर्स पे अपडेट चलाकर हो जाएगा। मुझे स्टूडेंट का एड्रेस बदलना है, स्टूडेंट के एड्रेस का कोर्स से कोई लेना देना है? नहीं है। तो अगर बेसिक फील्ड अपडेट करनी है तो वो हम डायरेक्ट कर देंगे। पर अगर मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का कोर्स बदलना है, स्टूडेंट का कोर्स बदलना है, इसका मतलब स्टूडेंट का कोर्स बदलते वक्त जो स्टूडेंट के साथ कोर्स आईडी एसोसिएटेड है, क्या वो चेंज होगी? यस, वो चेंज होगी। या स्टूडेंट को किसी नए कोर्स में एडमिशन दिलाना है, अगर स्टूडेंट को नए कोर्स में एडमिशन दिलाना है तो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी की एक नई एंट्री जॉइंट टेबल में जाएगी। जाएगी। ये सारे काम करने के लिए आप दोनों क्लासेस को यूज करोगे। पहले आप स्टूडेंट के अंदर कोर्स को ऐड करिए,
उसके बाद उस स्टूडेंट को सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली कोर्स की एंट्री हो जाएगी। ये भी क्लियर हुई है ना? वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिलीट आता है। डिलीट सबसे खतरनाक है। क्या करोगे डिलीट में? डिलीट में सबसे पहले एसोसिएशन ब्रेक करोगे। कैसे करते हो? क्लियर कॉल करके। इस बार क्लियर दोनों तरफ से कॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ आपके पास लिस्ट है। यस, इस बार क्लियर दोनों तरफ से कॉल हो जाएगा। अगर आपको स्टूडेंट हटाना है तो कोर्सेस क्लियर हो जाएंगे, कोर्स हटाना है स्टूडेंट क्लियर हो जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, क्लियर द रेफरेंसेस। क्लियर द रेफरेंसेस का मतलब, क्लियर द रेफरेंसेस का मतलब आपको अगर कोर्स के अंदर से कोई स्टूडेंट हटाना हो तो आप उसको क्लियर करें। गॉट इट? एंड फाइनली जब आप सेव करेंगे, स्टूडेंट को सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट और उसकी एसोसिएटेड जॉइंट टेबल की एंट्रीज हट जाएंगी। और अगर आप कोर्स को सेव करेंगे, सेव मतलब डिलीट करेंगे, तो कोर्स हटेगा और कोर्स की जॉइंट टेबल की एंट्रीज हट जाएंगी। इज दिस क्लियर? सही है। अच्छा, इस बार आपको क्वेरी लगेगी जो पहले लग रही थी? क्वेरी की जरूरत पड़ेगी जो पहले पड़ रही थी? पिछली बार आपको एक क्वेरी लगानी पड़ रही थी, उस क्वेरी की जरूरत इस बार पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्स के पास भी जानकारी होगी ना स्टूडेंट्स की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलें आगे। डन। अब आपके लिए सेम प्रोजेक्ट है जो लास्ट लेक्चर में मैंने यूनिडायरेक्शनल से बनाया था, आपको सेम बाई डायरेक्शनल से बनाना है। ठीक है? कोर्स ऐड करना है, स्टूडेंट ऐड करना है, स्टूडेंट को कोर्स में एनरोल करना है, स्टूडेंट के कोर्स की डिटेल देखनी है, कोर्स के साथ स्टूडेंट की डिटेल देखनी है, स्टूडेंट को हटाना है, कोर्स को हटाना है। बन जाएगा? ग्रेट। चलिए, बढ़िया। आगे अब मूव करते हैं अपन लास्ट मेजर पार्ट पे, और वो है स्प्रिंग वेब एमवीसी। पर इससे पहले कि मैं आपको सीधे स्प्रिंग में एमवीसी क्या होता है और कैसे काम करता है ये पढ़ाऊं, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ट्रेडिशनली जावा के अंदर वेब एप्लीकेशंस बनती कैसे थी, या यूं कह लीजिए वेब एप्लीकेशन ही कैसे बनती थी। तो जावा मार्केट में कब आई? जावा मार्केट में 1996 में आई। राइट? 1996 में कौन सी वाली जावा आई? कोर जावा, एडवांस जावा? तो जवाब है कोर जावा आई। एडवांस जावा अगर आपने नाम सुना हो, सर्वलेट्स एंड जेएसपीज। सर्वलेट नाम सुना है? सुना है? सर्वलेट का सपोर्ट जावा में कब से आया? सर्वलेट का सपोर्ट जावा में 1997 से आया। तो अगर मैं ईयर 2000 की बात करूं, उस जमाने में लोग अगर वेब एप्लीकेशन बनाते थे तो बस इन्हीं दोनों को यूज करके बनाते थे। कोर जावा से वो जावा के बेसिक्स पढ़ते थे, और एडवांस जावा जिसको हम बोलते हैं सर्वलेट्स एंड जेएसपी, इनकी मदद से वो अपने वेब पेजेस को बैकएंड पे डिजाइन करा करते थे। आई होप आपको याद होगा, सर्वलेट्स वो डायनेमिक जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को डायनेमिक करने में, रन टाइम पे आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और सर्वलेट को बनाने का जो इजी तरीका होता है वो होता है जेएसपी। गॉट इट? तो पहले के टाइम पे लोग इन सबको यूज करा करते थे। उसके 10 साल बाद जब चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, जब हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क्स आए, ओआरएम वगैरह आए, तो गौर करा होगा आपने, जेडीबीसी का यूज थोड़ा सा कम हो गया। जेडीबीसी की जगह किसने ले ली? जेडीबीसी की जगह ओआरएम ले ली। लोगों ने इस बात को समझा कि हर काम को करने के लिए हमें पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ कामों के लिए हम फ्रेमवर्क्स पे डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस इंटरैक्शन ओआरएम जैसे फ्रेमवर्क्स ने ले लिया। यूआई डिजाइन करने के लिए जेक्वेरी जैसी लाइब्रेरीज आ गई, बूटस्ट्रैप जैसी लाइब्रेरीज आ गई, और लोगों का कोड डिजाइनिंग थोड़ा सा फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड हो गया। लेकिन आज अगर आप 2026 की बात करें तो वेब डेवलपमेंट बहुत हद तक बदल चुका है। अब सिर्फ एक आध काम के लिए फ्रेमवर्क नहीं, ऑलमोस्ट हर काम के लिए एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर फ्रेमवर्क ही यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे यूआई डिजाइन करना है अपनी एप्लीकेशन का, जो ऑब्वियस सी बातें करना पड़ेगा अगर एक वेब एप्लीकेशन है, तो या तो वो यूआई डेवलप करेगा विद द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, विद द हेल्प ऑफ एंगुलर, या वो यूज करेगा रिएक्ट। आप जानते होंगे एंगुलर रिएक्ट दोनों में कुछ कॉमन है। यस, ये दोनों जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड हैं। बस फर्क कितना है, एंगुलर अपने आप में कौन है? एंगुलर अपने आप में फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट अपने आप में कौन है? रिएक्ट अपने आप में लाइब्रेरी है। और मैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का डिफरेंस आपको इस बैच के डे 1 पे समझा चुका हूं। आई होप आपको याद होगा। ठीक है? तो रिएक्ट एक लाइट वेट लाइब्रेरी है जो आपके लिए यूजर इंटरफेसेस बनाने में हेल्पफुल होती है। एंगुलर इसी काम को थोड़ा बड़े स्केल पे करता है, क्योंकि एंगुलर अपने आप में फ्रेमवर्क है। इसी तरह से डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए लोग ओआरएम्स यूज करने लगे। देन अपनी एप्लीकेशन को
मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर डिवाइड करके माइक्रो सर्विसेज बनाने लगे। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो वेब डेवलपमेंट काफी हद तक मॉडर्नाइज हो गया है। अब आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं स्प्रिंग बूट। अगर कोई बोलता है आपसे स्प्रिंग बूट में वेब डेवलपमेंट कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। स्प्रिंग बूट में वेब डेवलपमेंट करने के आपके पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप स्प्रिंग बूट में फुल स्टैक एप्लीकेशंस डेवलप करें। फुल स्टैक एप्लीकेशन डेवलप करें मतलब स्प्रिंग बूट की मदद से एक ऐसा बैकएंड डेवलप करें जो क्या प्रोड्यूस करे, एक ऐसा बैकएंड डेवलप करें जो प्रोड्यूस करे पूरा यूजर इंटरफेस। स्प्रिंग बूट में ऐसा बैकएंड डेवलप करें जो बैकएंड वाला काम तो करे ही करे, साथ में और क्या मैनेज करे? साथ में पूरा यूजर इंटरफेस मैनेज करे। ये करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा स्प्रिंग बूट में? ये करने के लिए आपको स्प्रिंग के अलावा यूआई टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेंगी। ये यूआई टेक्नोलॉजीज एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट होंगी, जो मुझे लगता है आप में से सभी लोगों को आती होंगी। यस और नो? आती हैं, है ना? ठीक है, इनको यूज करेंगे आप। लेकिन इनमें स्प्रिंग तो कुछ कर ही नहीं रहा, डेफिनेटली इनमें स्प्रिंग कुछ नहीं कर रहा। पर आप इनका कोड कहां रखेंगे? आप इनका कोड अपने ही एप्लीकेशन के सर्वर पे रखेंगे। जहां आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वहीं पे आप इस कोड को रखेंगे। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं कि आप ये पूरा कोड पूरा सर्वर साइड के थ्रू चीजें जनरेट कर रहे हैं। और जहां तक स्प्रिंग बूट का रोल है, स्प्रिंग बूट में आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बूट इनकी जरूरत तो पड़ेगी। इनके अलावा एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, जो आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। और उस नए फ्रेमवर्क का नाम क्या है? उस नए फ्रेमवर्क का नाम है स्प्रिंग एमवीसी। इसका मतलब यूआई जनरेट करना भी स्प्रिंग डेवलपर की जिम्मेदारी होगी क्या? जी हां, यूआई जनरेट करना भी स्प्रिंग डेवलपर की जिम्मेदारी होगी। मतलब वो डेटाबेस इंटरेक्शन भी करे, वो सारे बिजनेस लॉजिक भी लिखे, और वो यूआई भी प्रोड्यूस करे। जी, वो सब कुछ करे। राइट? कई जगहों पर आप देखेंगे लोग इसको एसएसआर के नाम से जानते हैं। एसएसआर मतलब सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग, लोग इसको एसएसआर भी बोलते हैं, जिसमें पूरा कोड सर्वर पे रहता है, सर्वर पे रन होता है, और ब्राउजर को क्या भेजा जाता है? ब्राउजर को सिर्फ एचटीएमएल भेजी जाती है, और एचटीएमएल के अंदर पूरा डेटा होता है। यस, एचटीएमएल के अंदर पूरा डिजाइन होता है और ब्राउजर उसको शो कर देता है। ठीक है, अब सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए या तो आप यूआई के लिए एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज कर ले, या फिर इसकी जगह स्प्रिंग ने आपको अपना ऑल्टरनेट दिया है। उम्मीद करता हूं आपने इसका नाम सुना होगा, मैंने बहुत बार इसका नाम आपसे शेयर करा है। और इस ऑल्टरनेट का नाम क्या है? इस ऑल्टरनेट का नाम है थाइमलीव। जैसे क्या स्प्रिंग हमें डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए स्प्रिंग डेटा जेपीए देता है? देता है ना? तो हमको जेडीबीसी यूज नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ऐसे अगर आप चाहें तो आप थाइमलीव यूज करके भी अपना यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। लेकिन आज जब आप कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, इसे कोई यूज नहीं करता है। कोई भी स्प्रिंग से यूआई नहीं बनवाता। वैसे भी आप मानते हैं स्प्रिंग यूआई का फ्रेमवर्क है ही नहीं। डू यू एग्री विद मी? स्प्रिंग का काम ही नहीं है यूआई के अंदर अपनी अपने इंट्रोडक्शन देना या यूआई के अंदर अपनी टांग अड़ाना। आज की डेट में अगर कोई एप्लीकेशन बनती है तो वो मॉडर्न तरीके से बनती है, जिसमें स्प्रिंग का बस एक ही काम है, और वो क्या है? डेटा प्रोड्यूस करना। तो अभी तक क्या हो रहा था? डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। अभी तक आप पूरा एचटीएमएल कोड प्रोड्यूस कर रहे थे, उस एचटीएमएल कोड के अंदर आपका डेटा हुआ करता था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं हम सिर्फ डेटा प्रोड्यूस करेंगे। ये डेटा किसके पास जाएगा? ये डेटा ब्राउजर के पास जाएगा, और ब्राउजर इस डेटा को शो करेगा एंड यूजर को। फिर चाहे ब्राउजर इसको शो करने के लिए क्या यूज करे? जल्दी क्विक। फिर चाहे ब्राउजर इसको शो करने के लिए रिएक्ट यूज कर ले, चाहे ब्राउजर इसको शो करने के लिए कोर जावास्क्रिप्ट यूज कर ले, जैसे कि फेच एपीआई वगैरह यूज कर ले, ये सब फ्रंट एंड वाले बंदे का काम है। बैकएंड वाला बंदा एक लाइन का एचटीएमएल कोड नहीं लिखेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बैकएंड से डील करेगा और एपीआई डिजाइन करेगा। गॉट इट? हम क्या पढ़ेंगे? अप्रोच 1 के अप्रोच 2? हम दोनों पढ़ेंगे, है ना? लेकिन प्रोजेक्ट किस पे बनाएंगे? प्रोजेक्ट अप्रोच 2 पे बनाएंगे। अप्रोच 1 का प्रोजेक्ट बनाइएगा भी मत कभी। वो इतना ज्यादा यूजफुल, इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। कंपनी में आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि आपने स्प्रिंग से यूआई क्यों बनवा लिया भाई। जिस काम के लिए स्प्रिंग बना ही नहीं है, आपने नहीं पढ़ा रिएक्ट, आपको नहीं आता फ्रंट एंड में कोई फ्रेमवर्क, इसका ये रीजन नहीं है कि आप स्प्रिंग से यूआई बनवा लें। इसलिए पढ़ेंगे अपन दोनों, लेकिन आप पढ़ते वक्त ही देखिएगा स्प्रिंग के अंदर टाइम लीव यूज करना अपने आप में चीजों को कॉम्प्लेक्स करता है। तो बेटर है जिस काम के लिए जो टेक्नोलॉजी बनी है, हम वो टेक्नोलॉजी में ही वो काम करें। यूआई वाला सारा काम आप रिएक्ट से करवाइए,
जो आज की डेट में मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉम्बिनेशन है वो यही है कि फ्रंट एंड पे आप रिएक्ट यूज करिए और बैक एंड पे आप यूज करिए स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। गॉट इट? चला जाए आगे। चलिए, बट क्योंकि हमारे कोर्स में हमने दोनों को ऐड करा है तो डिस्कस तो हमें अप्रोच 1 को भी करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद द अप्रोच 1, जिसमें सब कुछ हम अपने स्प्रिंग से प्रोड्यूस करेंगे। आपने भी यही समझा, यहीं से एचटीएमएल प्रोड्यूस होगी, यहीं पे हमारा पूरा डेटाबेस इंटरेक्शन होगा, सब कुछ यहीं पे होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्प्रिंग एमवीसी के बारे में। सबसे पहला सवाल आएगा, सर व्हाट डज एमवीसी स्टैंड फॉर? मुझे लगता है एमवीसी का फुल फॉर्म आप सबने जावा में सीखा होगा। एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। क्या होता है एमवीसी? एमवीसी वेब एप्लीकेशन बनाने का एक डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न है मतलब एक तरीका है जिसको यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। हालांकि ये कोर जावा में भी यूज हो सकता है, बट जनरली आप देखेंगे एमवीसी पैटर्न वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर बहुत पॉपुलर है। ठीक है, अब सवाल है एमवीसी क्या है। पहले मैं आपको प्योर एंड सिंपल एमवीसी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको स्प्रिंग एमवीसी पढ़ाऊंगा। इज दिस क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? अभी 5 मिनट के लिए दिमाग से स्प्रिंग निकाल दीजिए। बस इतना मान लीजिए हम जावा पढ़ रहे हैं, तो एमवीसी जावा में क्या होता है। तो अगर मैं प्योर एमवीसी के बारे में बात करूं, तो एमवीसी ये कहता है कि जब आप लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाएं तो अपनी पूरी एप्लीकेशन को कितनी लेयर में तोड़ दें? अपनी पूरी एप्लीकेशन को आप 3 लेयर्स के अंदर तोड़ दीजिए। जिन 3 लेयर्स के नाम रखे गए हैं मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सवाल आता है मॉडल वाली लेयर क्या होती है? मॉडल वाली लेयर वो लेयर होती है जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, जो डेटाबेस से बात करेगी। मतलब स्प्रिंग की भाषा में बोलूं तो ये रेपो है। जी हाँ, स्प्रिंग की भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये रेपो वाली लेयर है जो एक्चुअल में डेटाबेस इंटरेक्शन करेगी, या यूं कह लीजिए रेपो और सर्विस मिलकर आपके लिए मॉडल वाली लेयर बनाएंगे। क्लियर है? क्योंकि अगर आप स्प्रिंग डेटा जेपीई यूज कर रहे हैं तो रेपो तो वैसे ही आपकी ब्लैंक रहेगी। सही कहा मैंने? चलूं आगे। वेरी गुड, ये आपका मॉडल वाला लेयर होता है। इसके बाद अगली लेयर आती है व्यू वाली लेयर। क्या व्यू वाली लेयर स्प्रिंग का काम है? टेक्निकली तो नहीं है, फिर भी आप व्यू वाली लेयर बना सकते हैं। और व्यू वाली लेयर अगर आप जावा में बनाते हैं, नॉर्मल जावा में, मतलब एडवांस जावा की बात कर रहा हूं, तो यहां पर एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लग जाएगी। यस, यहां पर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट लग जाएगी जो डेटा को रेंडर, डेटा को डिस्प्ले करने का काम करेगी। लेकिन शायद आप जानते होंगे मॉडल और व्यू आपस में कभी बात करेंगे नहीं। अच्छा, इनको आपस में डेटा शेयर करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। जो डेटा व्यू को दिखाना है वो कौन लेकर आ रहा है, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो डेटा मॉडल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर डेटा मॉडल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डेटा तो व्यू को चाहिए ना। लेकिन कभी भी एमवीसी में व्यू मॉडल से डायरेक्ट बात नहीं करता, तो फिर इनकी बातचीत कौन कराता है? इनकी बातचीत एक मिडिल मैन कराता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर। अगर आपने एडवांस जावा पढ़ी हो तो मुझे जल्दी से बताइए वहां कंट्रोलर कौन होता है? वहां कंट्रोलर सर्वलेट्स होते हैं। एडवांस जावा में आप सर्वलेट्स को कंट्रोलर का दर्जा देते हैं। गॉट इट? तो सारी रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास आती है। हाँ जी, सारी रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर के पास आती है। कहां से? कहां से? तो जवाब है जी क्लाइंट से, फ्रंट एंड से। गलत बात। मॉडल कभी कंट्रोलर को रिक्वेस्ट नहीं देता है, कभी नहीं देता है। मॉडल को तो पता भी नहीं है कि कोई कंट्रोलर नाम की चीज है। मॉडल कभी कंट्रोलर से बात नहीं करेगा। मॉडल सिर्फ कंट्रोलर को रिजल्ट रिटर्न करेगा। बात कंट्रोलर की तरफ से शुरू होगी। है ना? आप डायग्राम देखो, आपको क्लियर होगा। पहले अच्छे से पूरा डायग्राम देख लो, देख लोगे तो डन लिखना। देख लिया? बढ़ूं आगे? वेरी गुड। अब कहानी की शुरुआत होती है जब ब्राउजर क्या सेंड करेगा? जब ब्राउजर सेंड करेगा रिक्वेस्ट। है ना? तो अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज करिए आपने ब्राउजर में लिखा HTTP, ये आपका मान लीजिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, amazon.in/books, ये आपने लिखा। क्या ये अपने आप में एक HTTP रिक्वेस्ट है? यस, ये अपने आप में एक HTTP रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाएगी? ये रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास। है ना? अभी मैं एडवांस जावा में बात कर रहा हूं। ठीक है, ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके कंट्रोलर के पास। आपका कंट्रोलर इस रिक्वेस्ट के आने पर मॉडल से कम्युनिकेट करेगा। और क्या बुलवाएगा मॉडल से? वो मॉडल से बुक्स की डिटेल्स बुलवाएगा। ये बुक्स की डिटेल्स किसके पास हैं?
ये बुक्स की डिटेल डेटाबेस में स्टोर्ड है। तो क्या मॉडल डेटाबेस से बात करेगा? यस, मॉडल डेटाबेस से बात करेगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहां प्योर जावा की बात कर रहा हूं। इस बातचीत में जेडीबीसी यूज होगा। यस, इस बातचीत में जेडीबीसी यूज होगा। और ये कंट्रोलर कौन है? ये कंट्रोलर सर्वलेट होगा। राइट, तो रिक्वेस्ट सर्वलेट के पास आएगी। सर्वलेट मॉडल के थ्रू जेडीबीसी यूज करते हुए डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाएगा। फिर मॉडल कुछ रिटर्न करेगा। जी, मॉडल रिटर्न करेगा। अच्छा, ये मॉडल क्या होंगे? ये मॉडल जावा की क्लास, नॉर्मल जावा क्लास। गॉट इट? ये डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगी, रिजल्ट रिटर्न कर देगी कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास मान लीजिए बुक्स की लिस्ट आ गई। आप बुक्स की लिस्ट को शो करना है यूजर को। यस, और शो करना है तो मतलब यूआई लगेगा, यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस कभी कंट्रोलर के अंदर नहीं बनाते हैं। यूजर इंटरफेस कहां बनाते हैं? व्यू के अंदर बनाते हैं। गॉट इट? अब आप बताइए, जो बुक्स हैं ये डायनेमिक डेटा है, डेटाबेस से आया है। हाँ, तो आपका व्यू भी डायनेमिक होगा। और इस डायनेमिक व्यू के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप जावा में यूज करते हैं जेएसपी। और अगर ये स्टैटिक व्यू होता तो, अगर ये स्टैटिक व्यू होता तो शायद आप यूज कर रहे होते एचटीएमएल। ये भी क्लियर है? फाइनली व्यू जो शो करेगा वो यूजर के पास चला जाएगा। पूरी स्टोरी क्लियर है? ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये जावा है? कौन है ये प्योर जावा के टर्म्स में बात कर रहा हूं, स्प्रिंग के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब इस एमवीसी के साथ, इस एमवीसी के साथ अगर आप ऐड कर दें स्प्रिंग के फीचर्स, कौन से फीचर्स अभी बताता हूं। इस एमवीसी के साथ अगर आप ऐड कर दें स्प्रिंग के फीचर्स, तो ये क्या बन गया? तो ये बन गया स्प्रिंग वेब एमवीसी। क्या बन गया? ये बन गया स्प्रिंग वेब एमवीसी। यानी अभी भी आपके एप्लीकेशन में 3 लेयर होंगी। जी, अभी भी आपके एप्लीकेशन में 3 लेयर होंगी, लेकिन इन 3 लेयर्स के साथ साथ कुछ स्प्रिंग रिलेटेड चीजें भी होंगी। तभी ये बनेगा अपने आप में स्प्रिंग वेब एमवीसी। ठीक है, फायदा क्या है? फायदा वही है जो एमवीसी का फायदा है। आपकी एप्लीकेशन अलग अलग लेयर्स में डिवाइड होगी, एप्लीकेशन को मैनेज करना आसान हो जाएगा। और क्योंकि आप इसमें स्प्रिंग लेकर आ रहे हैं, तो आप स्प्रिंग के फीचर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको स्प्रिंग वेब एमवीसी मूवी के किरदारों से मिलवाता हूं। अब एक एक हीरो से मिलिए आप, जो स्प्रिंग वेब एमवीसी में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार फिर बताइए, जब आपकी रिक्वेस्ट प्योर एमवीसी पैटर्न में आती है तो उसे रिसीव कौन करता है और वो कौन होता है? शाबाश, कंट्रोलर करता है और वो एक सर्वलेट होता है। और ये सर्वलेट हम बनाते हैं, डेवलपर बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है? जी, बिल्कुल प्रोग्रामर बनाता है। स्प्रिंग वेब एमवीसी में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी, कहां से? ब्राउजर से। इस रिक्वेस्ट को रिसीव कौन करेगा? इस रिक्वेस्ट को रिसीव डिस्पैचर सर्वलेट करेगा। राइट, डिस्पैचर सर्वलेट स्प्रिंग वेब एमवीसी का हार्ट है। और ये आप नहीं बनाते, ये आपको खुद स्प्रिंग बूट बना के देता है। सो हु क्रिएट्स डिस्पैचर सर्वलेट? डिस्पैचर सर्वलेट इज क्रिएटेड बाय स्प्रिंग बूट, हम नहीं बनाते हैं। और डिस्पैचर सर्वलेट की जिम्मेदारी क्या है? डिस्पैचर सर्वलेट की वही जिम्मेदारी है जो यहां पर क्या किसकी थी? जो यहां पर कंट्रोलर की थी। यानी डिस्पैचर सर्वलेट आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और यही डिसाइड करता है कि इस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा। क्या डिसाइड करता है? यही डिसाइड करता है कि इस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब सवाल है सर, रिक्वेस्ट हैंडल कौन करता है? रिक्वेस्ट हैंडल कौन करता है ये जानने से पहले एक वर्ड और जानिए। ये जो डिस्पैचर सर्वलेट होता है, ये जिस डिजाइन प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसका नाम होता है फ्रंट कंट्रोलर पैनल। फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न का मतलब होता है जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी और रिस्पॉन्स जाएंगे, सब किससे गुजरेंगे? जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएंगे, सब डिस्पैचर सर्वलेट से गुजरेंगे। इसका मतलब डिस्पैचर सर्वलेट आपकी वेब एप्लीकेशन के दरवाजे पे खड़ा हुआ एक गार्ड है। जो आ रहा है वो भी इससे मिलकर आ रहा है, जो जा रहा है वो भी इससे मिलते हुए जा रहा है। क्लियर है? पूरा ट्रैफिक इसके थ्रू पास होगा। एवरी ट्रैफिक पासेस थ्रू डिस्पैचर सर्वलेट। इसलिए इसको बोला गया है फ्रंट कंट्रोलर पैटर्न। फ्रंट कंट्रोलर मतलब ये कहता है हर चीज मेरे थ्रू कनेक्ट करो, हर चीज मेरे थ्रू करो, पहले मुझे इंटरेक्ट करो, मेरे बाद बाकी चीजों का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गई बात डिस्पैचर सर्वलेट की। अब क्या डिस्पैचर सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्व भी करता है? बिल्कुल नहीं, वो कोई रिक्वेस्ट सर्व नहीं करता। रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए नहीं, नॉट एग्जैक्टली इट्स लाइक कंट्रोलर। अभिषेक, ये नहीं बोल सकते क्योंकि कंट्रोलर यहां पर दूसरे हैं।
आप ये बोल सकते हो कि जो एमवीसी में कंट्रोलर का आधा काम है, आधा काम, कौन सा आधा काम? रिक्वेस्ट को रिसीव करना, वो काम किसके पास चला गया है? वो काम चला गया है डिस्पैचर सर्वलेट के पास। लेकिन कंट्रोलर तो और भी कुछ करता था ना। फॉर एग्जाम्पल, क्या कंट्रोलर मॉडल से इंटरेक्ट करता था? करता था ना। डिस्पैचर सर्वलेट मॉडल से इंटरेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं? यहां पर कंट्रोलर को ही करना पड़ेगा सारा इंटरेक्शन। इसलिए यह कहना गलत होगा कि डिस्पैचर सर्वलेट 100% कंट्रोलर हो गया है। उसने कंट्रोलर का कुछ लोड शेयर कर लिया है, आप ये बोल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है। अब आगे बढ़िए। अब बात आती है कंट्रोलर्स की। कंट्रोलर कौन होते हैं? कंट्रोलर वो होते हैं जो रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और रिस्पॉन्स जनरेट करने का काम करेंगे। यानी इन्हीं के थ्रू सारा रिक्वेस्ट हैंडल करने का कोड लिखा जाएगा। यस, इन्हीं के थ्रू सारा रिक्वेस्ट हैंडलिंग का कोड लिखा जाएगा। लेकिन क्योंकि कंट्रोलर सिर्फ कंट्रोलर है, इसको यूआई से कोई लेना देना नहीं है, तो आउटपुट कौन प्रोड्यूस करेगा? आउटपुट व्यू प्रोड्यूस करेगा। गॉट इट? क्योंकि वो यूआई का काम है। अब इस व्यू के अंदर आप थाइम लीफ यूज कर लो, इस व्यू के अंदर आप एचटीएमएल यूज कर लो, जेएसपी यूज कर लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या मैं मान लूं ये जो कंट्रोलर है ये जावा क्लास है? हाँ या ना? गॉट इट? और ये सर्वलेट नहीं है। डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये सर्वलेट होगा। इसका काम सर्वलेट जैसा है, बट ये कोई सर्वलेट नहीं है। एक सिंपल जावा क्लास है जिसके ऊपर आप एक एनोटेशन लगाएंगे। एनोटेशन का नाम क्या है? एनोटेशन का नाम है कंट्रोलर। और ये ऑटोमेटिकली आने वाली हर रिक्वेस्ट को क्या करने लगेगा? ये ऑटोमेटिकली आने वाली हर रिक्वेस्ट को करने लगेगा रिसीव। क्लियर हुआ? बिल्कुल होते हैं। वो स्प्रिंग इंटरनली खुद बनाता है, आपको सर्वलेट नहीं बनाने हैं। आप पूरे स्प्रिंग में अपने हाथों से एक भी सर्वलेट नहीं बनाएंगे, पर अंदर ही अंदर सर्वलेट्स काम करेंगे, सर्वलेट्स यूज हो रहे होंगे। हुआ क्लियर? जैसे आप मुझे बताओ, स्प्रिंग के अंदर जेडीबीसी होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। पर आप जेडीबीसी डायरेक्ट नहीं लिखते, आप डेटा जेपीए का कोड लिखते हो। वो डेटा जेपीए इंटरनली जेडीबीसी में कन्वर्ट होता है। तो क्या स्प्रिंग खुद अपने लेवल पे जेडीबीसी यूज करता है? बिल्कुल करता है। वही स्प्रिंग अपने लेवल पे सर्वलेट भी यूज करता है। पर जैसे आपने डेटा जेपीए पढ़ते वक्त एक कोड जेडीबीसी का डायरेक्ट नहीं लिखा, ऐसे आप स्प्रिंग वेब एमवीसी पढ़ते वक्त सर्वलेट का खुद अपने हाथ से कोई कोड नहीं लिखेंगे, कोई सर्वलेट खुद नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलूं आगे। वेरी गुड। तो डिस्पैचर सर्वलेट किससे बात करेगा? डिस्पैचर सर्वलेट बात करेगा कंट्रोलर से। कंट्रोलर रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कंट्रोलर नहीं करेगा। कौन करेगा आउटपुट प्रोड्यूस? आउटपुट प्रोड्यूस हम लोग व्यू से करवाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना। एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे कंट्रोलर्स होंगे। क्या बोला मैंने? एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे क्या होंगे? एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे कंट्रोलर होंगे। सिंगल कंट्रोलर नहीं होगा, मल्टीपल कंट्रोलर्स होंगे। अगर एक स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, तो कौन से कंट्रोलर को एक्चुअल में इस रिक्वेस्ट को सर्व करना है, ये डिसीजन डिस्पैचर सर्वलेट खुद नहीं लेता। ये डिसीजन वो किसी और के थ्रू लेता है। और जिसके थ्रू लेता है उसका नाम क्या है? जिसके थ्रू लेता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैपर्स। क्या नाम सुना आपने? मैपर। इसका मतलब जब डिस्पैचर सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट आती है, तो कंट्रोलर 1 चलेगा कि कंट्रोलर 2 चलेगा कि कंट्रोलर 3 चलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करने का काम मैपर्स का होता है। एम आई राइट? ये डिसाइड करने का काम मैपर्स का होता है। तो डिस्पैचर सर्वलेट पहले किससे बात करता है? डिस्पैचर सर्वलेट मैपर से बात करता है। मैपर उसे क्या बताता है? मैपर बताता है जाओ इस वाले कंट्रोलर को कॉल करो। तब जाकर वो वाला कंट्रोलर एक्चुअल में एक्शन में आता है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपका जो व्यू वाला पार्ट होता है ना, वो भी बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइडेड होता है। कुछ व्यू एचटीएमएल से बनते हैं, कुछ व्यू थाइम लीफ से बनते हैं, कुछ व्यू जेएसपी से बनते हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा व्यू रन होना है, ये डिस्पैचर सर्वलेट को कौन बताता है? एग्जैक्टली कौन सा व्यू रन होना है ये बताते हैं व्यू रिजॉल्वर। तो क्या मैं ये मान लूं कि मैपर और रिजॉल्वर डिस्पैचर सर्वलेट के सलाहकार हैं? जी, वो डिस्पैचर सर्वलेट के सलाहकार हैं। वो डिस्पैचर सर्वलेट को ये बताते हैं कि आप कौन से कंट्रोलर पे जाओ या आप कौन से व्यू पे जाओ। इज दिस क्लियर?
है ना। अब मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूं। आप पूरा फ्लो समझिए। स्प्रिंग वेब एमवीसी में पूरा फ्लो क्या होता है। शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत ब्राउजर से होती है। राइट, सबसे पहले ब्राउजर रिक्वेस्ट देगा। गॉट इट, रिक्वेस्ट गेट होगी, पोस्ट होगी, कुछ ना कुछ होगी। ये रिक्वेस्ट को सबसे पहले कौन रिसीव करेगा। डिस्पैचर सर्वलेट रिसीव करेगा। डिस्पैचर सर्वलेट फिर किसको बुलाएगा। डिस्पैचर सर्वलेट मैपर को बुलाएगा। बोलेगा यार ये बुक्स की रिक्वेस्ट आई है, जरा बताना इस रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करेगा। या ये मोबाइल की रिक्वेस्ट आई है, या ये फर्नीचर की रिक्वेस्ट आई है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे अलग अलग रिक्वेस्ट होंगी, उसको हैंडल करने के अलग अलग कंट्रोलर्स होंगे। तो मैपर बताएगा अच्छा बुक्स की रिक्वेस्ट आई है, जाओ बुक कंट्रोलर को रन करो। मैपर से सुनने के बाद कि मुझे कौन से वाले कंट्रोलर को रन करना है, डिस्पैचर सर्वलेट किसको रन करेगा। डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर को रन करेगा। क्लियर है। अच्छा मैपर खाली कंट्रोलर ही नहीं बताता, मैपर कंट्रोलर के साथ साथ कंट्रोलर के मेथड का नाम भी बताता है। कंट्रोलर के मेथड का नाम आपने गौर से सुना। कंट्रोलर्स क्या होते हैं। व्हाट आर दे इन स्प्रिंग। दे आर क्लासेस। दे आर सिंपल क्लासेस। अगर ये क्लास होगी तो इनमें मेथड भी होंगे। और आप याद करो, जब आप सर्वलेट्स बनाते हो, आप बनाते हो वहां पे डू गेट डू पोस्ट बनाते हो, यही रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं ना एक्चुअल में। तो जो रोल इनका है डू गेट डू पोस्ट का, वो रोल यहां पर किसका है। वो रोल यहां पर कंट्रोलर के मेथड्स का है। तो एक कंट्रोलर में एक मेथड के मल्टीपल मेथड। तो जवाब है एक कंट्रोलर में मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारे मेथड एक कंट्रोलर के अंदर होंगे। अब इस कंट्रोलर का कौन सा मेथड इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ये डिसीजन कौन लेगा। ये डिसीजन मैपर्स लेंगे। और ये डिसीजन मैपर किसको बताएंगे। हमने जी इस कंट्रोलर को और इस मेथड को चुना है, ये बात मैपर डिस्पैचर सर्वलेट को बताएंगे। कंट्रोलर को नहीं बताएंगे बेटा, डिस्पैचर सर्वलेट को बताएंगे। और डिस्पैचर सर्वलेट कंट्रोलर को कॉल करेगा। क्लियर है। चला जाए आगे। ठीक है, फिर कंट्रोलर क्या करेगा। कंट्रोलर बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। क्या इस बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करते वक्त कंट्रोलर को सर्विस से और सर्विस को रेपो से बात करनी पड़ सकती है। बिल्कुल करनी पड़ सकती है। अगर डेटाबेस इन्वॉल्व होगा तो बिल्कुल करनी पड़ सकती है। तो अभिषेक तुम्हें थोड़ी करना है कुछ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। इसमें आधे से ज्यादा काम तो स्प्रिंग वेब खुद करेगा। तुमको क्या लग रहा है मैपर और रिजॉल्वर ये सब तुम्हें बनाने हैं ऐसा। हाँ जी। स्प्रिंग का डिस्पैचर, मैं तो कहूंगा डिस्पैचर मैपर और कंट्रोलर तीनों मिलकर सर्वलेट का रोल प्ले करते हैं। आप कंट्रोलर को भी तो कंसिडर करो। जो रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है वो कंट्रोलर ही तो कर रहा है। मैपर तो बस ये बता रहा है कि ये वाले कंट्रोलर को चलाओ। लेकिन एक्चुअल में चलने का काम, एक्चुअल में टास्क करने का काम तो कंट्रोलर का ही हुआ ना। सही कहा मैंने, क्लियर हुई मेरी बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कंट्रोलर क्या करेंगे। कंट्रोलर आपके बिजनेस लॉजिक को रन करेंगे। कंट्रोलर सर्विस लेयर से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो कंट्रोलर और किससे बात करेगा। जरूरत पड़ी तो कंट्रोलर और किसी से बात नहीं करेगा, वो सिर्फ सर्विस से बात करेगा। और सर्विस के बाद रेपो चलेगी और जवाब कंट्रोलर के पास आएगा। जो जवाब कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर उसको किसको रिटर्न करेगा। कंट्रोलर उस जवाब को मॉडल बना के रिटर्न कर देगा। क्लियर। और फिर ये किसके पास जाएगा। जो कंट्रोलर रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो जाएगा किसके पास। वो जाएगा वापस डिस्पैचर सर्वलेट के पास। डिस्पैचर सर्वलेट उसको किसको दे देगा। डिस्पैचर सर्वलेट उसको व्यू रिजॉल्वर को दे देगा। व्यू रिजॉल्वर बताएगा अच्छा कंट्रोलर कह रहा है ये वाले व्यू को चलाना है। तो डिस्पैचर सर्वलेट किसको रन कर देगा। डिस्पैचर सर्वलेट उस व्यू को रन कर देगा। व्यू अपना आउटपुट देगा और आउटपुट किसके पास चला जाएगा। आउटपुट चला जाएगा क्लाइंट के पास। क्लियर है। ये रहा डायग्राम। अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं कुछ पूछता हूं। हो गया।
कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? क्लियर? अब मैं 2-3 डाउट आपके पहले ही दूर कर दूं जो शायद इस डायग्राम को देखकर आपको आ रहे होंगे। पहला डाउट ये आ सकता है दिमाग में, सर ये कौन है? मॉडल इन व्यू। मॉडल इन व्यू एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है स्प्रिंग में, जिसके अंदर हम दो चीजें भरकर डिस्पैचर को रिटर्न करते हैं। कौन सी दो चीजें भरकर? डेटा प्लस व्यू का नाम। ये मेरा डेटा है, ये व्यू का नाम है। जाओ इस डेटा को इस व्यू से रेंडर कराओ। कौन किसको कह रहा है? ये मेरा डेटा है, ये व्यू का नाम है। जाओ इस डेटा को इस व्यू से रेंडर कराओ। कौन किसको कह रहा है? वेरी गुड अभिषेक। कंट्रोलर डिस्पैचर सर्वलेट को कह रहा है। गॉट इट? तो कंट्रोलर डिस्पैचर सर्वलेट को हो सकता है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। और ये मत सोचना सर हमेशा यही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, नहीं। ये तब होगा जब कंट्रोलर डेटा और व्यू दोनों रिटर्न कर रहा है। गॉट इट? फिर डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा? फिर डिस्पैचर सर्वलेट क्या करेगा जब ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे? तो जब ये दोनों रिटर्न हो जाएंगे फिर डिस्पैचर सर्वलेट व्यू रिजॉल्वर को बुलाएगा। बोलेगा देखना जरा, कंट्रोलर ने मुझे बोला है कि ये व्यू है और ये डेटा है, बताना जरा ये व्यू की लोकेशन क्या है। तो व्यू रिजॉल्वर डिस्पैचर सर्वलेट को व्यू की लोकेशन बताएगा। लोकेशन समझते हैं? आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो व्यू कहां पर है? जहां पर भी वो व्यू है, डिस्पैचर सर्वलेट वहां से उसको कॉल करेगा, डेटा पास करेगा, व्यू कुछ रिटर्न करेगा, और अल्टीमेटली ये चला जाएगा किसके पास? अल्टीमेटली ये चला जाएगा क्लाइंट के पास। ठीक है ना? क्लियर है? वेरी गुड। अब इस पूरे में हमें क्या क्या बनाना है बताओ? इस पूरे कहानी में मुझे और तुम्हें क्या क्या बनाना है? सिर्फ दो चीजें बनानी है, कंट्रोलर और व्यू, बस। तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो रहा है, बहुत लेंदी फ्लो हो रहा है, वो सब स्प्रिंग वेब एमवीसी में हो रहा है। आपको क्या करना है? आपको तो एडवांस जावा की तरह आज भी दो ही चीजें बनानी है, एक कंट्रोलर और एक व्यू। व्हाट डू यू से? क्लियर? रहा सवाल सर्विस और रेपो का, वो आ सकती है इस पूरे फ्लो में? बिल्कुल आ सकती हैं। कहां आएंगी? कौन से दो स्टेप्स के बीच में आएंगी? स्टेप नंबर 3 के बाद आएंगी। तो क्या मैं मान लूं 3A पे सर्विस होगी, और क्या मैं मान लूं 3B पे रेपो होगी? यस। आखिरी बात, मॉडर्न डे वेब डेवलपमेंट में ये सब होते हैं? नहीं होते हैं। आई सेड मॉडर्न डे वेब डेवलपमेंट एपीआईज यूज करता है ना? है ना? तो आपको लगता है कि आपको व्यू भी बनाने की जरूरत कभी पड़ेगी? कोई व्यू नहीं, कोई मॉडल नहीं, कोई रिजॉल्वर नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज बनाओगे क्या? कंट्रोलर। अपनी एपीआई डिजाइन करते वक्त ऑफ कोर्स कंट्रोलर के साथ सर्विस और रेपो भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे, ये सब आएंगे। गॉट इट? इसलिए कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है। ये तो इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, इंटरव्यू में पूछते हैं वेब एमवीसी का कंप्लीट फ्लो बताओ, कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व में, उनके नाम बताओ और उनके काम बताओ। क्लियर हुआ फ्लो? चला जाए आगे। ठीक है। तो सर्विस से कौन बात करेगा? डिस्पैचर सर्वलेट। वेरी गुड। सर्विस से बात कंट्रोलर करेगा। ये डायग्राम होगा? यस, बिल्कुल यही डायग्राम होगा। कंट्रोलर बात करेगा सर्विस से, सर्विस बात करेगी रेपो से, रेपो किससे बात करेगा? रेपो बात करेगा डेटाबेस से, डेटाबेस का डेटा रिटर्न होकर कंट्रोलर तक जाएगा। कंट्रोलर उसको किस में भर देगा? कंट्रोलर किस में भर देगा? मॉडल में भर देगा, साथ में व्यू का नाम जोड़ देगा, और मॉडल और व्यू रिटर्न कर देगा डिस्पैचर सर्वलेट को। डिस्पैचर सर्वलेट फिर अपने दूसरे संगी साथियों की मदद से ढूंढेगा कौन सा व्यू चलना है, उसे चलाकर रिस्पॉन्स कर देगा रिटर्न। इज दिस क्लियर? क्लियर। और गेस करो, अगर इसके अंदर अपन ने ऐड कर दिया एमवीसी, सॉरी रेस्ट एपीआई, तो क्या बदल जाएगा? अगर इसके अंदर अपन ने ऐड कर दिया रेस्ट एपीआई, तो आप बताना आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये व्यू, ये मॉडल, ये सब हट जाएंगे। डू यू एग्री विद मी? सिर्फ इतना पार्ट रहेगा, दैट्स इट। यस की नो? सिर्फ इतना पार्ट रहेगा आपका, बाकी ये सब हट जाएंगे। क्लियर? वेरी गुड। और यहां से क्या रिटर्न होगा अगर रेस्ट एपीआई है? तो सिर्फ और सिर्फ जेसन रिटर्न होगा।
क्या रिटर्न होगा? सिर्फ और सिर्फ जेसन डेटा रिटर्न होगा, दैट्स इट। और अभी क्या एचटीएमएल रिटर्न हो रही है? अभी अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, कोड लिखने जा रहे हैं, उसमें एचटीएमएल सीएसएस दुनिया भर के तामझाम लगेंगे। यस, अभी सब कुछ लगेगा, आगे चल के ऐसा बढ़ जाएगा, है ना। और एज अ जावा डेवलपर जब आप कंपनी में जाएंगे तो आप एपीआईज ही बनाएंगे। गॉट इट। अगर आपने ये कहा होगा कि मुझे अपने लेवल के ऊपर, मुझे अपने लेवल पे करना है फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वो आपसे रिएक्ट ही बोलेंगे करने को। ऑल डन, ऑल गुड, आगे बढ़ू? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप स्प्रिंग वेब एमवीसी करते हैं तो आप दो तरह की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। एक कहलाती है क्लाइंट टू बिजनेस, जैसे कि जीमेल। जीमेल के आप क्या हैं? जीमेल के लिए आप क्या हैं? वेरी गुड, जीमेल के लिए आप क्लाइंट हैं। गॉट इट। और जीमेल का यूआई भी है। यस, जीमेल का यूआई भी है। गॉट इट। और आप एज अ क्लाइंट उसी यूआई को यूज करते हैं। तो क्या इस तरह की एप्लीकेशन हम स्प्रिंग वेब एमवीसी बना सकते हैं, जिसका यूआई भी हो, बैकएंड भी हो? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका, आप बिजनेस टू बिजनेस भी बना सकते हैं। जैसे जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने कुछ पेमेंट करा, क्या फ्लिपकार्ट का कोड पेमेंट गेटवे के कोड से बात करता है? यस, फ्लिपकार्ट का कोड, फ्लिपकार्ट का बैकएंड सर्वर पेमेंट गेटवे के बैकएंड सर्वर से बात करेगा करेगा। ये हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ये भी आप स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलूं आगे? ठीक। अब फायदे देखिएगा स्प्रिंग वेब एमवीसी के कितने हैं, कितने जबरदस्त फायदे हैं अगर आप इसको कंपेयर करेंगे सर्वलेट से। सर्वलेट सबने पढ़ा है ना, कंपैरिजन कर सकता हूं? शाबाश। पहला फायदा जो स्प्रिंग वेब एमवीसी आपको देता है, सर्वलेट में आपको एक्सएमएल फाइल बनानी पड़ती है, वेब डॉट एक्सएमएल। यहां पर कुछ नहीं करना पड़ता। यहां पर हमेशा की तरह क्या यूज करना है? हमेशा की तरह यूज करना है कुछ एनोटेशन। कॉटेड। और कुछ एनोटेशन यूज करते ही आपकी नॉर्मल एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन बन जाएगी। यस, कुछ एनोटेशन यूज करते ही आपकी नॉर्मल क्लास एक वेब एप्लीकेशन वाली क्लास बन जाएगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा अगर आप पढ़ के समझा पाए तो, ये क्या है? ऑटोमेटिक डेटा बाइंडिंग टू ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है? जब आप सर्वलेट्स पढ़ते हैं तो एचटीएमएल में फॉर्म बनता है, फॉर्म बनता है। वेरी गुड। फॉर्म में यूजर डेटा भरता है जी, उसके बाद वो एक बटन क्लिक करता है, ये डेटा आपके सर्वलेट के पास आता है। आता है। सपोज करिए ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो अगर ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं मैं आपको, ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, समझिए। अगर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है तो मानते हैं कम से कम 4 फील्ड तो होंगी। आप यूजर से आईडी मांगोगे, नाम मांगोगे, ईमेल मांगोगे, पासवर्ड मांगोगे। एग्रीड? और यहां ओके होगा। ठीक, ये सारा डेटा फिलहाल एचटीएमएल में है। ओके। और जाना इसको डेटाबेस में रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको रिसीव सर्वलेट करेगा, है ना। ये एडवांस जावा की बात कर रहा हूं मैं। इसको रिसीव सर्वलेट करेगा। अब ये जितना भी डेटा है, आप सर्वलेट में बैठकर फॉर्म से इस डेटा को खुद एक्सट्रैक्ट करते हो? बिल्कुल करते हैं। नो क्या? बिल्कुल करते हैं। गेट पैरामीटर कॉल करते हैं आप, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करते हो। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कुछ भी हो जाए स्ट्रिंग देता है। फिर आप ये जो स्ट्रिंग्स आती हैं इनको एक ऑब्जेक्ट में भरोगे, डाउ ऑब्जेक्ट बोलते हो जिनको, डाउ या पोजो, पोजो में भरोगे, और फिर ये पोजो डाउ को भेजोगे, डाउ इसको डेटाबेस में डालेगा। करते हो इतना लंबा काम? आप पढ़ो स्प्रिंग के पास क्या पावर है। स्प्रिंग ये कहता है कि तुम मुझे अपनी क्लास का नाम बता दो। मेरी क्लास का नाम है यूजर, मान लो। तो अब जो एचटीएमएल पेज से डेटा आएगा, आगे गेस करो स्प्रिंग क्या करेगा? अपने आप ये डेटा किस में पहुंचा देगा? यूजर के अंदर पहुंचा देगा। गॉट इट। जैसे बिल्कुल ये वही कहानी हो गई कि जेपीए, बिल्कुल बिल्कुल जेपी नहीं है, डीआई नहीं, जेपीए। जेपीए आपको याद है आपके एंटिटी ऑब्जेक्ट को टेबल में कन्वर्ट कर देता था, एंटिटी क्लास को टेबल बना देता था, और आपके एंटिटी ऑब्जेक्ट को टेबल की रो बना देता था ना। यहां एंटिटी ऑब्जेक्ट है और यहां रो बन जाती है। बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग वेब एमवीसी एचटीएमएल डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देगा?
जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यही ये लाइन कह रही है। आया समझ ये स्टेटमेंट? वेरी गुड। नंबर 3, क्या आप फॉर्म के डेटा को खुद कन्वर्ट करते थे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम सर्वलेट में बनाने को दूं, HTML में मैंने 1020 भी अगर लिखा है, तो इस सर्वलेट तक क्या बन के जाएंगे? ये सर्वलेट तक स्ट्रिंग बन के जाएंगे। फिर इसके ऊपर पार्स आईएनटी लगाते थे आप? लगाते थे। ये कन्वर्जन भी स्प्रिंग में आपको नहीं करना, ये कन्वर्जन भी स्प्रिंग वेब एमवीसी में अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चौथा, फॉर्म वैलिडेशन नाम सुना है? फॉर्म वैलिडेशन नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। फॉर्म में डेटा प्रॉपर भरा है कि नहीं, आधा अधूरा डेटा तो नहीं आ रहा है, ये सब कौन मैनेज करेगा? ये सब भी आपके लिए मैनेज करेगा स्प्रिंग वेब एमवीसी। और तो और स्प्रिंग वेब एमवीसी किसी भी यूआई टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाएगा, किसी से भी कनेक्ट हो जाएगा। आप उसको जेएसपी से कनेक्ट कर दो, आप उसको उसके खुद के यूआई टेक्नोलॉजी थाइमलीफ से कर दो, जिससे चाहो उससे कनेक्ट करके आप यूआई वाला काम करा सकते हो उससे। ऑल क्लियर? ठीक है। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एडवांस जावा में सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है बिगनर्स के लिए। जब आप एडवांस जावा यानी सर्वलेट्स यूज करते हैं, तो टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है खुद, कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है खुद ही। यस। अब आपका सर्वर इंस्टॉल होना, कॉन्फ़िगर होना आपकी टेंशन ही नहीं है, तो फिर किसकी टेंशन है? कौन करेगा मेरे लिए सर्वर इंस्टॉल? अपने आप स्प्रिंग कर देगा। आपको बस क्या ऐड करनी है? स्प्रिंग की भाषा बोलूं तो क्या ऐड करनी है? आपको बस डिपेंडेंसी ऐड करनी है। स्प्रिंग बूट में डिपेंडेंसीज होती हैं, बस बस आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। वो डिपेंडेंसी ऐड करते ही आपको टॉमकैट का सपोर्ट मिल जाएगा। ऑल गुड? फायदे समझ आए? वेरी गुड। अब बात करते हैं स्टेप्स की। ठीक है, हम जो पहला कोड लिख रहे हैं, वो पहला छोटा सा एग्जांपल करेंगे जो यूजर को वेलकम मैसेज देगा। मतलब हमारी एप्लीकेशन जब रन होगी तो ब्राउजर में वेलकम आएगा। यस, हमारी एप्लीकेशन जब रन होगी तो ब्राउजर को हम वेलकम मैसेज देंगे, लेकिन देंगे वाया स्प्रिंग वेब एमवीसी। तो अब ब्राउजर भी इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल, अब ब्राउजर इन्वॉल्व होगा। और अब आपके कंसोल का, स्कैनर क्लास का, किसी का कोई रोल नहीं है। अब जितने इनपुट होंगे वो ब्राउजर से आएंगे। यस, जितने इनपुट होंगे, जितना डेटा होगा, सब फ्रंट एंड से आएगा। तो अब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें ब्राउजर के थ्रू हम अपने स्प्रिंग वेब एमवीसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे और आउटपुट के तौर पे हमें हेलो मैसेज मिलेगा। क्लियर है? अब ये आप कैसे करते हैं? ठीक, अब ये कैसे करते हैं का जवाब है स्टेप नंबर 1। आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके अंदर 2 नई डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। कितनी? 2। ठीक है, पहली कौन सी? पहली आप ऐड करेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। गौर करिएगा, ये हमेशा ऐड होगी, चाहे आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे आप रेस्ट एपीआई बना रहे हो, कुछ भी बनाएंगे, ये डिपेंडेंसी आएगी ही आएगी। क्लियर है? गॉट इट? इसका मतलब कुछ दिनों बाद बहुत सारी चीजें इसमें से हट जाएंगी, क्योंकि अभी आप एमवीसी पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्या पढ़ेंगे? कुछ दिनों बाद आप रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे। जब एमवीसी से रेस्ट एपीआई के पास जाएंगे तो कुछ चीजें हट जाएंगी यहां से, जो एमवीसी में थी पर रेस्ट एपीआई में नहीं लगेंगी। जैसे सबसे बड़ा चेंज आएगा व्यूज का ना होना। एग्री है ना? लेकिन ये रहेगा, ये डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। क्लियर? वेरी गुड। इसके अलावा लोग एक डिपेंडेंसी और यूज करते हैं, जरूरी नहीं है पर लोग करते हैं। क्या नाम है उस डिपेंडेंसी का? उस डिपेंडेंसी का नाम है डेव टूल्स। इसकी क्या खास बात है? खास बात यह है कि आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, रन करी, रन करने के बाद आपने अपने बैकएंड में कुछ चीजें चेंज करी, कुछ मैसेज चेंज करा, कोड चेंज करा, कुछ भी एडिट करा। आप चाहोगे कि आप सर्वर को स्टॉप करके रीस्टार्ट खुद करो? शायद नहीं। आप चाहोगे ये अपने आप रीस्टार्ट हो जाना चाहिए। और अपने आप रीस्टार्ट करने की पावर आपको कौन देगा? अपने आप रीस्टार्ट करने की पावर आपको देगा डेव टूल्स। तो डेव टूल्स के पास क्या पावर है? डेव टूल्स के पास ये पावर है कि वो ये देखता रहता है कि बैकएंड में आपने एक भी लाइन का कोड चेंज करा है क्या। एक भी लाइन का कोड आपने चेंज करा है तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देता है? आपकी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके बिना काम चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये यूज हो, पर अगर आप इसे यूज करेंगे तो काम आसान जरूर हो जाएगा आपका। क्लियर है?
वेरी गुड। उसके बाद जैसा स्प्रिंग बूट में होता है, आपको एक प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है। प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब आपको कितनी चीजें बनानी है। स्प्रिंग वेब एमवीसी में आपको क्या क्या बनाना है, दो चीजें बनानी है ना, तो दोनों के लिए प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनेगा। एक जगह पर कंट्रोलर्स रहेंगे और एक जगह पर व्यूज रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तीसरा, फिर आप अपनी कंट्रोलर क्लास बनाएंगे। जैसे आप @कंपोनेंट लिखते थे तो ये बीन बन जाता था जी, ऐसे अब आप लिखेंगे @कंट्रोलर। और आपको याद होगा, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूं, कंपोनेंट के कितने बच्चे, कंपोनेंट के 3 बच्चे। दो से मिल लिए हो? हाँ, मिल लिए। एक का नाम सर्विस और दूसरे का नाम रेपोजिटरी। बस जो कंपोनेंट का तीसरा बचा हुआ बच्चा था, उससे आपकी मुलाकात अब हो जाएगी, और वो कौन होगा? वो होगा कंट्रोलर। गॉट इट? तो जैसे आप एक नॉर्मल जावा क्लास के ऊपर कंपोनेंट लगा दो, तो क्या वो बीन बन जाती है? बिल्कुल। ऐसे ही आप कंट्रोलर लगाओगे तो वो बीन बन जाएगा। तो कंपोनेंट और कंट्रोलर में फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क है। ये जो कंपोनेंट है, इसके पास एचटीटीपी से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी, पर ये जो कंट्रोलर है, इसके पास पोस्ट, गेट, ये सब कुछ होगा जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल से कनेक्टेड है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आप अपनी कंट्रोलर क्लास बनाओगे। फिर जैसे सर्वलेट में आप डू गेट डू पोस्ट ये मेथड्स ओवरराइड करते थे, है ना, ऐसे कंट्रोलर में किसी को ओवरराइड नहीं करते, किसी को ओवरराइड नहीं करते, अपना खुद का चॉइस का मेथड बनाते हैं। तो हम लोगों को क्या आउटपुट जनरेट करना है? हेलो करना है। तो मैं अपने मेथड का नाम ग्रीटिंग्स रख सकता हूं। कॉटेड, क्या लग रहा है आपको, ग्रीटिंग जावा का प्रीडिफाइंड मेथड है कि प्रोग्रामर बना रहा है? जवाब है, प्रोग्रामर बना रहा है। राइट। अब अगर आप हेलो रिटर्न कर रहे हो, तो हेलो क्या है? नंबर, ऑब्जेक्ट, बूलियन। क्या है हेलो? स्ट्रिंग। तो रिटर्न टाइप में रख दूंगा स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक लाइन का कोड लिख दूंगा, रिटर्न हेलो। बस। अब ये जो ग्रीटिंग्स है, ये किसके अंदर है? ये मेरी कंट्रोलर क्लास के अंदर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, वेरी गुड। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? फिर अब आप चौथा स्टेप लोगे। अब समझना, ये जो ग्रीटिंग्स है, ये नाम आपने डिसाइड करा है कि ग्रीटिंग्स नाम दूंगा मैं, है ना। स्प्रिंग को कैसे समझ में आएगा कि ये ग्रीटिंग्स वाला जो मेथड है, ये ब्राउजर की रिक्वेस्ट पे चलना है? तो आपको याद होगा, ब्राउजर से कितनी रिक्वेस्ट आती हैं, कितनी तरह की रिक्वेस्ट आती हैं? दो आती हैं, गेट और पोस्ट। तो आपको इस मेथड के ऊपर एक एनोटेशन और लगाना पड़ेगा, जो स्प्रिंग को क्या बताएगा? जो स्प्रिंग को ये बताएगा कि ये मेथड गेट पे चलना है कि ये मेथड पोस्ट पे चलना है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है। आ रही है? स्टेप नंबर 5 पढ़िए। बाइंड दीज मेथड्स टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड। या एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड कौन हो गए? या एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड हो गए पोस्ट और गेट। आगे चलकर और आएंगे, जब आप एपीआई बनाओगे तो पुट भी आएगा, डिलीट भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। बट अभी के लिए दो, पोस्ट और गेट। क्लियर है? है ना। तो अभी डिलीट और पुट की बात नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका फ्रंट एंड कौन है? अभी आपका फ्रंट एंड या क्लाइंट ब्राउजर है, और ब्राउजर सिर्फ दो ही रिक्वेस्ट जनरेट कर पाता है। कौन सी? या तो गेट और या तो पोस्ट। तो ये दो बाकी कैसे जनरेट होंगे? इनके लिए हम लोग एपीआईज बनाएंगे, और उन एपीआईज को किससे चलाएंगे? अगर आपने नाम सुना हो तो पोस्टमैन से चलाएंगे। जब पोस्टमैन नाम का टूल यूज करेंगे, तो बाकी रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, डिलीट और पुट। अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो। अभी बस इतना मान लो, कंट्रोलर के अंदर दो ही चीजें चलती हैं। क्या दो चीजें? या तो गेट और या तो पोस्ट, एज ऑफ नाउ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 6। फिर कंट्रोलर की तरफ से अगर आपको सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, आप सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो क्या? हाँ, तो आपको इस स्टेप की जरूरत नहीं है अगर सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हो। पर अगर आपको लग रहा है मुझे पूरा एचटीएमएल पेज रिटर्न करना है, तो फिर एक एचटीएमएल फाइल बनानी पड़ेगी, या जेएसपी रिटर्न करना है तो जेएसपी फाइल भी बनेगी। बिल्कुल, एचटीएमएल या जेएसपी फाइल बनेगी। गॉट इट? इसके बाद व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। हालांकि ये स्टेप हमें अभी नहीं करना है। आप मानते हो जो हमारा हेलो वाला एग्जांपल है, उसमें 6 और 7 की जरूरत नहीं है। हेलो वाले एग्जांपल में
नहीं है ना, वेरी गुड, आगे चलकर पड़ेगी पर अभी नहीं है। फाइनली एप्लीकेशन को रन करो और टेस्ट करने के लिए क्या यूज करो, कैसे करोगे टेस्ट, ब्राउजर से। ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां क्या पास करेंगे, यहां पास करेंगे हमारे कंट्रोलर का क्या, हमारे कंट्रोलर का यूआरएल। जैसे यूआरएल पास करेंगे कंट्रोलर रन हो जाएगा। यस, जैसे यूआरएल पास करेंगे आपका कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है थ्योरी, बहुत बढ़िया। तो अगले लेक्चर में आपका प्रैक्टिकल, अगले लेक्चर में आप मिलिएगा अपनी पहली स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।